हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांश। आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट इन IIT BHU और मेरा जेईई मेंस में 100% था। तो ये है रैंक बूस्टर सीरीज और इसका मेन फीचर ये है कि मैं इसमें पहले थ्योरी कराऊंगा, देन उसके PYQ कराऊंगा, देन फिर थ्योरी, देन PYQ। इस तरह से मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है और मैंने इसमें NCERT के सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। तुमको इसके बाद NCERT का नहीं भी पढ़ना चाहो तो कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सारे कवर कर दिए हैं। और हाँ, इसमें मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से अभी तक एक दो क्वेश्चन ही पूछे गए। मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। तो ये रैंक बूस्टर सीरीज तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर तुम इसे पूरा अच्छे से देख लेते हो। तो ये सोल्यूशन का पार्ट 1 में मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स कराई, उसके सारे क्वेश्चन कराए थे, तो वो सारा देख लेना, ठीक है। उसके बाद तुमको पार्ट 2 देखना, उसमें हम कराएंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। पहले हम करेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी। तो क्या सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो सॉल्युबिलिटी होती है तुम्हारा जो कोई भी तुम्हारा सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें तुम कितना सॉल्यूट मिला सकते हो मैक्सिमम, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। डेफिनेशन है, कुछ इतना खास नहीं है, ठीक है। इस पर ना कोई ऐसा क्वेश्चन आने वाला, मैं तुमको पता होना चाहिए डेफिनेशन, ठीक है। कि कभी कभी क्या होता है ना, जेईएमएस में डेफिनेशन दे के क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, लोग कैसे ही पूछ सकता है वो। तो बात करते हैं सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट क्या है, ठीक है, वो पोलर है नॉन पोलर, इस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट है, वो पोलर है कि नॉन पोलर, इस पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, अभी देखेंगे कैसे कैसे डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर पे, ठीक है। तो तुम्हारा जो एनसीईआरटी का देखोगे 2.3.1 सेक्शन, क्योंकि मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 2 है सोल्यूशन, इसलिए 2.3.1 है, 2.3.2, ठीक है। तो ये हेडिंग है, तो वहाँ पे क्या तुम देखोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड वाला हेडिंग है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्या क्या है तुमको याद रखना, वो तुमको बताता हूँ। देखो, तो पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, कैसे इस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि लाइक डिजॉल्व लाइक। अब तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, ठीक है। अब बात करें ये पोलर नॉन पोलर क्या होता है, तो जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है ना, तो हम उनके बोल देते हैं कि उनके बीच में पोलैरिटी है, ठीक है। डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो हम क्या बोल देंगे, पोलैरिटी है। और दो सेम टाइप के एटम होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। अब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो हम बोलेंगे क्या है, वो नॉन पोलर है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जांपल से मान लो पोलर कौन, ये तुम्हारा सॉल्ट है, NaCl है, ठीक है। तो NaCl क्या है, Na+Cl- है, तो वो तो ब्रेक कर जाएगा, यानी क्या कर जाएगा, वो डिजोल्व कर जाएगा वाटर में, ठीक है। और तुम्हारा शुगर है, वो भी क्या कर जाएगा, वाटर में डिजोल्व कर जाएगा, ठीक है। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। तो ये कहाँ डिजोल्व कर जाते हैं, इन वाटर, ठीक है। तो तुमको याद रखना है कि जो तुम्हारा होता है, जो सॉल्ट और शुगर होता है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल है, तुमको पता भी है, ठीक है। अब देखो, तुमको इसका क्या रखना है कि नाफ्थलीन एंड एंथ्रासिन, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, पता होनी चाहिए। तुमको PIQ में पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा बट पूछ सकता है, ठीक है। तो नैप्थलीन एंथ्रासिन किसमें डिजॉल्व हो जाती है, बेंजीन में। क्यों? क्योंकि नैप्थलीन तुमको देखो, बेंजीन ये है, ठीक है, बेंजीन ये है, नैप्थलीन ये है, एंथ्रासिन ये है। एक रिंग होती है तो बेंजीन होता है, दो रिंग होता है तो नैप्थलीन होता है, तीन रिंग होता है तो एंथ्रासिन होता है। ये एनसीईआरटी में तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिए हुए हैं सारे नेम्स, ठीक है। तो इनको को तुम देख सकते हो कि सब में क्या कार्बन 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 है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन है, नहीं कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, और सारा पूरा सारे बॉन्ड होते हैं एक प्लेन में होते हैं, इसलिए कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी। तो ये सारे क्या है, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में ही डिजोल्व होंगे, ठीक है। इसीलिए एंथ्रासिन तुम्हारा और नैप्थलीन होगा तो वही बेंजीन में डिजोल्व होगा, बट वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। और ये तुम्हारे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये क्या होंगे, तुम्हारे बेंजीन में डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है। कि व्हाट इज द पोलर, तो पोलर जैसे तुम्हारा H2 है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, हम बोलेंगे कि हाँ पोलैरिटी है, तो इसका ऐसे साइन दिखाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में ऐसे दिखाते हैं, फिजिक्स में उल्टा होता है उसका, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो बॉन्ड क्या होगा, बीचों बीच में होगा। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं, ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर के एग्जांपल जैसे हमारा CO2 है, तो डबल बॉन्ड O, ये लीनियर होता है, ठीक है। तो जितना इधर उतना इधर, नेट क्या हो गया, जीरो, ये भी क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। बाकी भी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या पोलर का नॉन पोलर, तुम्हारा ऑर्गेनिक का काम है, ठीक है। पर तुमको हल्का आइडिया दे देगी एक्चुअल में होता क्या, अगर तुमको पता नहीं कि व्हाट इज द पोलर एंड व्हाट इज द नॉन पोलर, ठीक है। तो तुमको बस इतना जानना था, तो यहाँ पे तुम्हारा मेन एम ये था ना कि तुमको ये जानना था कि जो पोलर सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे कुछ डिफिनेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है, ये तुमको पता होनी चाहिए, ये तुम्हारे PIQ में पूछ सकता है, ठीक है। मतलब तुमको मैच द फॉलोइंग मैंने देखा है, ऐसे करके पूछ दिया कि मैच द फॉलोइंग में एक साइड में पता वर्ड लिख दिया, उधर मैच मैच करने के लिए लिख दिया। तो तुमको डिफिनेशन पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। तो पहला आता है डिसोल्यूशन। तो क्या होता है ना, जब भी हम कोई सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, ब्रेक करता है, वो डिजोल्व होना शुरू कर देता है, तो इसी के पास उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, सिंपल है, ठीक है।
अब ऐसे मान लो, अब वो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो तुमने डिजोल्व किया उसके पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। तो हो सकता है कि कुछ पार्टिकल अटैच हो जाए। अब अटैच हो जाएंगे क्या होंगे, बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। अब बड़ा पार्टिकल बनाएंगे क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो वो एक टाइप से क्या बोलते हैं, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो तुम्हारा डिसोल्यूशन क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। और जब सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट एंड सेटल डाउन, तो उसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद तुमको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो तुमको ये तो पता ही होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो तुम बहुत पहले से पढ़ते हैं, बस तुमको बताना था। देखो मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, ठीक है, हर एक छोटी से छोटी चीज लिखी है ताकि कुछ भी तुमसे छूटे ना। ठीक है, तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर केमिस्ट्री के टाइम में देख लेते हैं एक्चुअल में डिसोल्यूशन में हो क्या रहा होगा। तो जैसे तुम सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल डिसॉल्व हो गए। तुम अगर तुम चीनी डिसॉल्व करते हो तो तुम देखते हो कुछ चीनी नीचे बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कुछ चीनी जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे चीनी के पार्टिकल, वो बचे रह जाते हैं, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो वो लिमिट तक डिसॉल्व कर सकता है वाटर, उसने उसको डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, तो तुम्हारे ये पिंक वाले मान लो, तुम्हारे पिंक वाले क्या है, ये सॉल्यूट्स है। ठीक है, तुम्हारे पिंक वाले यहाँ पे क्या है, जो पिंक वाले दिख रहे हैं ये सॉल्यूट्स है, ये तुम्हारा ग्रीन वाला क्या है, सॉल्वेंट है। तो अभी क्या होगा, जो ये पार्टिकल्स है, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स जो इसमें डिसॉल्व हो गए, पूरे में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन। अब यही पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में कोलाइड करेंगे तो वो क्या कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो दो क्या होता है ना, एक टर्म लिखा हुआ है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या टर्म लिखा हुआ है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती है ना, जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है। मतलब ये कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन से फिर से वो सॉल्यूट सॉल्वेंट, मतलब हमेशा ऐसा चलता रहता है। मतलब ये, जैसे मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 20 के सॉल्यूट के पार्टिकल थे, ठीक है, और हम बोल दे रहे हैं कि 15 तुम्हारे हैं जो सॉल्यूशन में है, 5 नीचे बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है 15 हमेशा 15 यही 15 ऊपर रहेंगे, ये 5 जो नीचे पड़े वैसे भी नीचे पड़े रहेंगे। ऐसा होगा कि जो ऊपर वाला पार्टिकल है वो कोलाइड करके क्रिस्टलाइज करके नीचे आएंगे, और नीचे वाले जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। यानी ये क्या डायनेमिक प्रोसेस होती है, हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, सोल्यूशन में क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होती है, इसलिए बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। किसके किसके बीच में, कि तुम्हारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो तुम्हारे गोइंग आउट ऑफ द सोल्यूशन, यानी आउट ऑफ द सोल्यूशन मतलब क्या, कि सोल्यूशन से क्रिस्टलाइज हो रहे होंगे, एंड गोइंग इनटू द सोल्यूशन, मतलब तुम्हारे जो तुम्हारे क्रिस्टलाइज हुए उससे फिर से सोल्यूशन में जा रहे होंगे। ये क्या होंगे, जब इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कि नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता तो हम बोलते हैं कोई भी चीज क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मतलब वो जैसा है वैसे उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा, तब भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लीविंग इट। ठीक है, जितने पार्टिकल तुम्हारे सॉल्यूशन में जा रहे होंगे उतने ही उसको लीव कर रहे होंगे, तब बोलेंगे सॉल्यूशन किसमें है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन थी, थोड़ा तुमको जानना जरूरी था। मान लो किसी तरह वो यूज करके वो जेई मेंस वाले क्वेश्चन बना सकते, इतना कोई डबल नहीं, सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो तुमको मैं बता ही चुका हूँ कि ब्लू बॉक्स में मैंने जितनी भी चीजें बता रखी है वो सारी की सारी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। डेल्टा एच लेस देन जीरो है तो प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ये तुम कई बार पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लो। ठीक है, डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या, कि एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मान लो तुमको समझाना चाहो कि एंडोथर्मिक में क्यों तुम्हारा एच डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होता है। देखो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है तुम्हारा H2 माइनस H1। ठीक है, अब कोई भी सिस्टम है, सोचो कोई भी सिस्टम है, अगर उसका डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, H2 तुम्हारा जो होगा वो ग्रेटर देन H1 होगा। अब यानी हीट ऑफ इंथैल्पी है जो टू की, वो ज्यादा है। अब वो टू की इंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, हमने उसको एनर्जी दी होगी तभी तो उसको ज्यादा हो गई। हमने उसको एनर्जी दी होगी तभी तो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी बाद में। पहले H1 थी, बाद में H2 हो गई, जो H2 है ज्यादा है, इसका हमने एनर्जी दी होगी, इसलिए क्या होगी, एंडोथर्मिक। अगर तुम्हारा डेल्टा एच लेस देन जीरो है, डेल्टा एच लेस देन जीरो मतलब क्या, H2 माइनस H1 क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, कि तुम्हारा जो H1 होगा, इस केस में H1 बड़ा होगा देन द H2। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स। H1 बड़ा होगा देन द H2, तभी नेगेटिव आएगा H2 माइनस H1। अब H1 बड़ा है, H2 कम है, यानी पहले एनर्जी ज्यादा थी बाद में एनर्जी कम हो गई। अब एनर्जी कम हो गई ना, पहले H2 थी बाद में एनर्जी क्या होगी, H1 यानी कम हो गई।
ठीक है। अब अगर कम हो गई इसका मतलब क्या, एनर्जी रिलीज की होगी इसने, तभी तो कम हुई। अभी कम कैसे होगी, कोई चीज अगर अपने से हटाएगा तो उसकी कम हो जाएगी, कोई अपने में ऐड करेगा तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो H2 - H1 क्या था, ग्रेटर देन जीरो था, तब तुम्हारा क्या था, H2 ग्रेटर देन H1 है, इसका मतलब एनर्जी उसने एक्सेप्ट करी, तभी तो बाद वाली एनर्जी ज्यादा है और बाद वाली एनर्जी कम है, इसका मतलब एनर्जी उसने क्या है, रिलीज करी है। ठीक है, तो अब तुम आराम से पहचान सकते हो कभी भी कि कभी भी भूलोगे भी नहीं अब तुम, आई थिंक, कि कब एंडोथर्मिक होगा कब एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो देखो ये सब चीजें मैं थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इतना कुछ इसमें खास है नहीं, बस तुमको जानना जरूरी है। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वो तुमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है किसी भी तरीके से, जहां पे तुम्हारा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां मैं ऑलरेडी स्लो हो जाता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो अगर बात करें सॉलिड की इन लिक्विड, ठीक है, पहले बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड की, तो सॉलिड इन लिक्विड में ध्यान रखना हम डेल्टा एस से देखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो जब भी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी मतलब उसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो जब भी हम सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम तब बात करते हैं जब तुम्हारा सॉल्यूशन कब होगा, जब सैचुरेशन में अप्रॉक्स में होगा। ठीक है, कब होगा, कहाँ पे होगा, सैचुरेशन में होगा, तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है। अब वो सैचुरेशन में है ही नहीं, तो उसमें तुम ऑलरेडी तुम्हारा मतलब तुम ऐड कर रहे हो तो ऐड हो जा रहा है, तो तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम बढ़ा है कि घटा है, क्या फर्क पड़ा है। तो अगर तुम्हारा सैचुरेशन आ गया होगा तब अगर तुम इफेक्ट देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम ये इफेक्ट देखते हैं नियर द सैचुरेशन, ये बात एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है और ये फॉलो करता है ली चैटरलियर प्रिंसिपल, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉलो करता है ली चैटरलियर प्रिंसिपल। तो ये ली चैटरलियर प्रिंसिपल क्यों फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम किसमें होता है, डायनेमिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसलिए मान लो तुम्हारी पीओक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड तो वो फॉलो करता है ली चैटरलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या होता है तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। अब तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है अगर तुम्हारा सिस्टम का, ठीक है, अगर तुम जो सोल्यूशन बना रहे हो अगर उसका डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या, उसमें एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, मगर अगर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या, जो तुम्हारी इंथैल्पी चेंज है डिसोल्यूशन में वो क्या है, लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक, मतलब वो हीट वो क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। अब तब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसको ऐसा समझो कि डेल्टा ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, एंडोथर्मिक, मतलब क्या, उसको एनर्जी चाहिए अगर तुम उसमें डिजोल्व करना चाहते हो। ठीक है, अब डिजोल्व करना चाहते हो उसको एनर्जी चाहिए अगर, तो तुम अगर उसको टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसको एनर्जी मिलेगी, यानी क्या होगा उसके लिए वो अच्छा होगा, यानी इसलिए क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा। अगर उसकी तुम्हारी डेल्टा एच क्या है, लेस देन जीरो है, मतलब क्या कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है और ऊपर से तुम और टेम्परेचर बढ़ा के उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो यार। ठीक है, एक तो वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है और तुम उसका टेम्परेचर बढ़ा के और उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो उसको क्या होगा, दिक्कत होगा, वो चाहेगा कि तुम उसकी एनर्जी ले लो क्योंकि वो खुद दे रहा है एनर्जी। ठीक है, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि तुम उसकी एनर्जी ले लो ना कि तुम उसको और एनर्जी दो। ठीक है, इसलिए डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा, तब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम उल्टा काम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम टेम्परेचर उसका ले लो, टेम्परेचर घटा दो। वो क्या चाहेगा कि टेम्परेचर घटा दो, कुछ जैसे घटाओगे टेम्परेचर वो खुद से बढ़ा लेगा, खुद बढ़ा लेगा, उसके बाद खुद पावर है टेम्परेचर बढ़ाने की। ठीक है, तो डेल्टा एच अगर लेस देन जीरो होगा तो सॉल्युबिलिटी तुम्हारी क्या कर देगी, घटेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, और ग्रेटर देन जीरो होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। ये बात ध्यान रखना, ये बात पीआईक्यू में पूछी जा सकती है तुमसे, जी मसाले आराम से पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। ठीक है, और उसके बाद करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। ये बात ध्यान रखना, इसमें कुछ भी दो पार्ट नहीं है, डेल्टा चला कोई भी फालतू का बॉल नहीं है, इसमें डायरेक्ट है कि सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, घटेगी अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे। सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे अब गैस के मॉलिक्यूल्स का अगर मोशन बढ़ेगा वो क्या करेगा, बाहर निकलना चाहेगा, वो सोल्यूशन में रह नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है, ये बात पट से याद कर लेना, कुछ नहीं है और। ठीक है, तो हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ऑन द सॉल्युबिलिटी। तो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो जब सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं इन लिक्विड सॉल्यूशन, तब उस पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होंगे, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। ये भी तुम्हारा ऐसा चीज नहीं पूछ सकता है ऐसे, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट दे दे कि तुम्हारा जो है solubility of solid in liquid does not depend upon the pressure, दूसरा स्टेटमेंट देते बिकॉज इट इज इनकम्प्रेसिबल। तो आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड बी इज द रीजन ऑफ द ए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी बना सकता है, जैसे ऊपर भी यहाँ पे का क्वेश्चन बन सकता है कि जो तुम्हारा सॉलिबिलिटी ऑफ दिस है। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा ये जो तुम्हारा हो रहा है ना इफेक्ट, देख रहा है ये इफेक्ट, मतलब तुमसे बोले कि डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी
बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जब सॉलिड की सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं इन लिक्विड। और एजर्शन के बाद इसके बाद रीजन में तुमको ले दे, बिकॉज इज फॉलो द ली चैटरलियर प्रिंसिपल, तो बोल देना यस दोनों ट्रू है, और वो उसका रीजन भी है। तो ये जो तुम्हारा ये इफेक्ट हो रहा है ना, ये इफेक्ट हो रहा है ना, ये ड्यू टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल होता है, ये बात ध्यान रखना। ये बात एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं जेईई मेंस वाले। तो अब बात करते हैं गैस की सॉलिबिलिटी की लिक्विड की, उस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट है। अब सिंपल सी बात है, तुम सोचो अगर प्रेशर बढ़ाओगे, अब प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा पार्टिकल कोलाइड करेंगे ना। तुम्हारा सोल्यूशन था, उसके ऊपर गैसेस पार्टिकल था, प्रेशर बढ़ाया तो तुम्हारे ज्यादा गैसेस के पार्टिकल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे सोल्यूशन, तो ज्यादा वो एंटर करेंगे। ठीक है, इसलिए प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, गैसेस की सॉलिबिलिटी ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इन द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में सॉलिबिलिटी गैसेस की बढ़ती है अगर तुम प्रेशर को बढ़ाओ, यानी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी तक पीआईक्यू नहीं बना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, इस पे बहुत इजीली पीओक्यू बन सकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, हमने सॉलिड की सॉलिबिलिटी देखी, गैसेस की सॉलिबिलिटी देखी, और उनकी डिपेंडेंस देखी, उनका टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस होता है, उनका प्रेशर के ऊपर क्या डिपेंडेंस होता है, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉलिड पे कैसे वो डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर में क्या होता है, तुम्हारा सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो गैसेस की सॉलिबिलिटी होगी तब तुम्हारा क्या होगा, वो बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वही अगर बात करें गैसेस की सॉलिबिलिटी का टेम्परेचर पे इफेक्ट, तो वो तुम्हारा डिक्रीज करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बात करें सॉलिड की सॉलिबिलिटी इन द लिक्विड, तो तुम्हारा अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, डेल्टा एच अगर लेस देन जीरो होगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगी। और हमने देखा था नेचर ऑफ सॉलिड में कि जो जो तुम्हारे पोलर सॉलिड होते हैं वो पोलर सॉलिड में डिजोल्व होते हैं, और नॉन पोलर सॉलिड क्या होता है, नॉन पोलर सॉलिड में डिजोल्व होते हैं। तो देखो अब हमने सॉलिबिलिटी तो पढ़ ली, अगर अब ये भी करना है कि मेजर कैसे करेंगे सॉलिबिलिटी को, तो उसके लिए क्या होता है, हेनरी लॉ। ठीक है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ सॉलिबिलिटी क्या होता है, हेनरी लॉ। बट ये किसकी सॉलिबिलिटी मेजर करता है, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, ना कि सॉलिड की सॉलिबिलिटी नहीं मेजर कर सकते हैं इससे, ये किसके लिए होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स के लिए क्या होता है, हेनरी लॉ। अब इसका स्टेटमेंट वन क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट वन कहता है ना कि इसमें कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, मतलब जो भी तुमने सॉल्यूट मिलाया वो कितना सॉल्युबल होगा, ये डिपेंड करेगा कि इसका जो वेपर प्रेशर कितना होगा। ठीक है, मतलब ये कि तुमने कोई भी सॉल्यूट मिलाया, ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी कि उसका यहाँ पे प्रेशर क्या है। ठीक है, ऊपर जितना प्रेशर होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैंने तुमको बताया कि प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी इसका मतलब क्या, जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबोव द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ इस सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि यहाँ पे उस गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है। ठीक है, अब देखो सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी को हम किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म वाली यूनिट है, हमारे पास मास परसेंटेज है, हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाई वॉल्यूम है, मोलारिटी है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, पीपीएम है। एनसीईआरटी में जो मोस्टली मेंशन्ड है वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, तो फॉर द मेजरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली मोल फ्रैक्शन। मगर ऐसा नहीं कि हम मोल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, तो डिपेंड करेगा तुम कैसे डिसाइड करोगे, तुम किसने कौन सी यूनिट यूज की है, तो डिपेंड करेगा कि केएच की यूनिट क्या है। अभी तो बताऊंगा कैसे। तो स्टेटमेंट टू क्या है कि हम सॉल्युबिलिटी को मान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी को हम मेजर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, इसी को क्या बोल सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है गैस का, वही तो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, कितना तुमने सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया वही तो सॉल्युबिलिटी होती है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। ठीक है, तो कितनी सॉल्युबिलिटी होगी इस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट की, वो डिपेंड करेगा कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। ठीक है, तो देखो एक नोट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने ये लिखा कि हियर द मेजर ऑफ द सॉल्युबिलिटी इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज अनदर कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, हम और भी कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मोल फ्रैक्शन को यूज करते हैं, हम मोलारिटी मोलारिटी कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट देन द यूनिट ऑफ केएच क्या आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यूनिट ऑफ केएच मतलब क्या है, जो तुम्हारा इसका तुमने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। एक्स यहाँ पे क्या होता है, सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन का, अभी तुमको पार्ट में बता चुका हूँ। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब जैसे तुम प्रोपोर्शनलिटी का स्टैंडर्ड आते हो क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे उसको बोलते हैं के एच। के एच मतलब क्या, हेनरी कांस्टेंट, एच फॉर हेनरी, हेनरी साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो हेनरी का कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, के एच। अब देखो ध्यान से, अब ये के एच होगी ना, अगर तुम यूनिट निकाल लोगे यहाँ पे, अगर इसकी यहाँ पे के एच यूनिट निकालोगे तो के एच इधर है, यानी के एच इक्वल टू पी बाई एक्स। अब मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की तो यूनिट होती नहीं है। अब के एच की यूनिट किसकी इक्वल आ जाएगी, जो पार्शियल प्रेशर, यानी जो प्रेशर की यूनिट होगी वही तुम्हारी के एच की यूनिट बन जाएगी। बट सपोज तुम क्वेश्चन में बोल दे कि के एच इक्वल्स टू तुम्हारा लीटर पर मोल है। ठीक है, और इधर तुम्हारा प्रेशर भी ले लेते हैं, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की यूनिट मान लो पास्कल ले लेते हैं। ठीक है, पास्कल। तो मान लो तुमको बोल दे कि ये यूनिट है के एच की,
ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तुम्हारा के ये तो तुम्हारा पास्कल यूनिट आया प्रेशर की वजह से, हमको ये एल बाई, ये किसके जैसा आया होगा, ये किसके जैसा आया होगा नीचे, यानी कि जो जहाँ पे तुम्हारा ये सॉल्युबिलिटी वाला टर्म है ना, वो यहाँ पे क्या रहा होगा, उसकी यूनिट क्या है। देखो ये तुम्हारा है क्या, पी बाई एक्स, ठीक है। तो एक्स तुम्हारा क्या आ गया, मोल पर लीटर। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा ये, मोलैरिटी। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले, बट एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, वो मैंने तुमको इसमें क्वेश्चन में तुम्हारा अटैच किया है, कहीं तो अटैच किया, मैं तुमको दिखाऊंगा करके। ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना कि यूनिट क्या है, मगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको मोल फ्रैक्शन ही देखने को मिलेगा। केएच की यूनिट तुमको हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुमको क्या देखने को मिलेगी, प्रेशर की यूनिट देखने को मिलेगी। वो तुमको बार भी देखने को मिल सकती है, वो तुमको बार भी देखने को मिल सकती है, एटीएम भी देखने को मिल सकती है, और तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम्हारे एमएमएसजी भी दे सकती है, टॉर भी दे सकती है। ये सारी यूनिट मैंने तुमको बता रखी है। अगर तुमने यूनिट कन्वर्जन वाला मेरा लेक्चर देखा है, सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो भी तुम्हारी केमिस्ट्री में यूज होती है, मैंने एक लेक्चर में बता रखी है। वो लेक्चर भी मैंने इसी तुम्हारे रैंक बूस्टर सीरीज में पहले स्टार्टिंग में डाल रखे हैं, ठीक है, वो भी देख लेना अगर तुमको नहीं पता है, ठीक है, कौन कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ तो ये पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है। देखो मैंने हर चीज छोटी छोटी चीज लिखी, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्योर इस पे है कि हेनरी कांस्टेंट पे प्योर हेनरी कांस्टेंट प्योर ये है कि पहले तुमको ये पता होना चाहिए, जो के एच होता है ना, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस। ऐसा नहीं है के एच, जैसे तुम्हारा मान लो, लेट सपोज तुमको एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम्हारा फोर्स इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ग्रेविटेशन फोर्स में, वहां पे जी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा हर चीज के लिए कांस्टेंट होगा। तो ये एक स्पेसिफिक गैस के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक गैस के लिए कांस्टेंट होता है, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ोगे बदलोगे तब भी तुम्हारा केएच क्या कर जाएगा, बदल जाएगा। अभी देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहली बात है कि केएच डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ द गैस पे, ठीक है। नेचर ऑफ द गैस के यानी गैस बदलोगे तो केएच की वैल्यू बदलेगी। तुम्हारे एनसीईआरटी में देख लेना, टेबल दी हुई है, उस टेबल में कई सारे कंपाउंड्स के केएच दे, तुमको याद नहीं करना, तुमको क्या याद करना वो तुम जानो। तुमको ये पहले बात बता दीजिए कि नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि हर एक गैस के लिए केएच क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच की वैल्यू इंक्रीज करती है। ये बात प्रॉपर एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तुम्हारी टेबल लगा डाटा देखोगे तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग केएच है। तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच की वैल्यू क्या करेगी, केएच की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ती है। ये बात ध्यान रखना, टेम्परेचर के केएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब केएच बढ़ा, तो बताओ इससे सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इससे सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो तुम्हारा पी इक्वल टू क्या है, के एच एक्स है, ठीक है। अब तुम्हारा इधर पी तो कांस्टेंट है, तो पार्शियल प्रेशर तो अब भी गैस का भाई जो पहले था, मगर तुमने के एच बढ़ाया। अब के एच बढ़ाओगे, ठीक है, इसको तुम बढ़ा रहे हो, ये कांस्टेंट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, तभी इक्वल उतने बना रहेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा ये प्रेशर कांस्टेंट है, यानी तुम्हारा एक्स क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है तो के एच क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है। यानी अगर के एच की वैल्यू बढ़ी तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, घटेगी, ठीक है। या फिर बोले कि जो टेम्परेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, जो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड क्या करता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लेना कि तुम्हारी जो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केएच, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो तुमको ये तुमको पता है कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी तो पहले से पता है, ठीक है। और तुमको ये भी पता है कि केएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, क्योंकि केएच अगर बढ़ाओगे, केएच बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, घटेगी। तो सबसे फॉर्मूला पता लगा कि केएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर ये भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी केएच क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का, सीधा सीधा यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। बाकी तुमको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच क्या करता है, बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया है और तुम्हारा आगे भी पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो अब देखो देख लेते हैं ग्राफ, ठीक है। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, तुम्हारे पास इक्वेशन है पी इक्वल टू के एच एक्स, ठीक है। तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है पी इक्वल टू के एच एक्स। अगर हम इसको पी को पार्शियल प्रेशर को बनाए वाई एक्सेस पे, ठीक है, तो हम वाई इक्वल टू एम एक्स, अगर तुमने मैथमेटिक्स तुमको ठीक ठाक एज्यूम करता हूँ कि आती होगी, तो प्रेशर को हमने लिया वाई एक्सिस पे, यानी वाई मान लिया इसको, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी एक्स तुम्हारा एक्स एक्सिस पे क्या है ये। तो यानी तुम्हारा वाई इक्वल टू, और इसको मान लिया एम, ठीक है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। क्यों, क्योंकि तो एक्स की वैल्यू जीरो डालो, ठीक है, तो वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो, नहीं जीरो कॉमा जीरो लाई करेगा। एम क्या होगा, स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्लोप क्या होता है, के एच होता है। मतलब तुमसे ग्राफ दे दे और तुमसे दो लाइनें बना दे, वन है टू है, बोले कि बताओ इसमें से किसका के एच ज्यादा है। तो तुमको पता है कि स्लोप क्या होता है, के एच होता है, यानी जिसका स्लोप ज्यादा है उसका के एच ज्यादा है, यानी के एच टू इज ग्रेटर देन के एच वन, ठीक है, क्योंकि एम टू इज ग्रेटर देन
N1 जिसका M2 स्लोप किससे ज्यादा होता है, जिसका थीटा ज्यादा होता है, क्योंकि स्लोप और क्या होता है, स्लोप का और फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, थीटा जितना ज्यादा tan थीटा उतना ज्यादा, यानी स्लोप उतना ज्यादा, थीटा जितना ज्यादा होगा उसका ही ज्यादा उतना स्लोप होगा, स्लोप ज्यादा मतलब KH ज्यादा, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे PYQ है, ठीक है, इस पे PYQ है। अब देखो सिंपल तुमको अगर ऐसे दे देता तो तुम तो बता ही नहीं जाते। अब पता है जेएमएस वालों ने खेल क्या किया, उन्होंने सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बजाय यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की जगह सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दे दिया। अब तुमको कुछ नहीं करना था, पहले तुम्हारी इक्वेशन क्या थी, तुम्हारा P इक्वल्स टू KH था, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो X2 है, जो जनरली हम ये यूज करेंगे, आगे देख लेंगे यही यूज करेंगे कि 2 फॉर द सॉल्यूट होता है, 1 फॉर द सॉल्वेंट हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दिया है कि तुम ये यूज करो, ठीक है। बाकी तुम्हारा वहां तो कोई देखने है तो उसको आंसर से मतलब है, तो उसको डिपेंड नहीं करता, तुमको जो यूज करना यूज कर सकते हो, बट मैं सॉल्यूट को X2 मानूंगा, सॉल्वेंट का मानूंगा X1। तो KH इक्वल टू X2 है, और तुमको पता है कि जो यहाँ पे क्या है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, और यहाँ तुमको ये भी पता है कि X1 प्लस X2 क्या होता है, 1 होता है, मोल सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये 1 होता है, तुमको मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, ठीक है। यानी तुम क्या लिख सकते हो कि तुम्हारा X2 को 1 माइनस X1 लिख सकते हो, तो मैंने वही यहाँ पे देखो पुट कर दिया 1 माइनस X1, फिर एक KH को ऐसे कर दिया, ठीक है। अब तुम कंपेयर करो, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, पार्शियल प्रेशर है, और तुम्हारा एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, तुम्हारा जो X1 है वो है, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये X1 इधर है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ तो तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा इंटरसेप्ट क्या होगा, C होगा, वो क्या है KH, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या होगा, KH इंटरसेप्ट होगा, और तुम्हारा जो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, वो स्लोप क्या होगा, माइनस का KH होगा, नहीं स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, तुमको दिख रहा है, देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो KH तुम्हारा क्या है गया, स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट इसने क्वेश्चन पूछा क्या था, अभी आगे प्योर के देख लेंगे, बट एक ही ध्यान दो, यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ 2 है, जो स्लोप ऑफ 2 है M1, ठीक है। M1 मतलब स्लोप ऑफ 1 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2 है, इसीलिए तुम्हारा जो KH1 है वो ग्रेटर देन KH2 होगा। अब इसी पे क्वेश्चन था प्योर का, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो KH1 इज ग्रेटर देन KH2, क्योंकि तुम्हारा स्लोप ऑफ 1 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2, ठीक है। स्लोप क्या ज्यादा है, ठीक है, स्लोप क्या है ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि M1 ग्रेटर देन M2, ठीक है। इसको मैं ब्रूट बॉक्स में डाल देता हूँ, क्योंकि ये भी क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब देखो एनसीईआरटी में तुम्हारे ना एप्लीकेशन दिए हुए हैं, किसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर का हम कैसे यूज करते हैं तुम्हारा उसमें, ठीक है, मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले एग्जांपल दिया कि जो तुम्हारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, उसमें क्या होती है, CO2 मिक्स करते हैं, ठीक है। तो CO2 मिक्स कैसे रहती है, उसमें हम हाई प्रेशर गैस ऊपर फिल कर देते हैं, तो ऊपर जब हाई प्रेशर होगा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये लिक्विड है, उसके ऊपर यहाँ पे ना बहुत हाई प्रेशर गैस फिल करते हैं, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा उस गैस का, तो इसलिए इसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए जैसे ही खोलते हैं वहां से तो गैस निकलती है, इसीलिए। और अगर ठंडी नहीं होती है, अगर तुम्हारी ठंडी चिल्ड बॉटल नहीं होती तो गैस और ज्यादा निकलती है, क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी लेस होगी, सॉल्युबिलिटी लेस होगी तो जैसे बॉटल खोलोगे पट से बाहर। और यही अगर बात करते हैं, अगर वो कुछ चिल्ड होती है, ठंडी होती है, तो टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए तुम्हारा गैस निकलता नहीं, वो उसमें क्या होता है, डिजोल्व रहता है, ठीक है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी बेकार हो जाती है अगर तुम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ देते हो, क्योंकि सारी की सारी गैस क्या कर जाती है, निकल जाती है, फिर बचता क्या है उसमें, पानी और शुगर, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन ये हो गया। अब दूसरा एप्लीकेशन, अब देखो ये 3 एप्लीकेशन है, ये 3 मेडिकल कंडीशन है, 3 क्या है यहाँ पे, मेडिकल कंडीशंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन है बेंस, दूसरा कंडीशन है एनॉक्सिया, तीसरा कंडीशन है एडमा। देखो एडमा यहाँ पे नहीं था, ठीक है, ये मतलब इस वाले एंजाइम, देखो मैंने नोट्स बनाया ना वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया, प्रॉपर एक एक पेज तुमको मैच करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे एडमा यहाँ नहीं दिया था, बट ये तुम्हारी आगे थोड़ा दिया हुआ है, जहाँ पे तुम्हारा आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक की बात की गई, बट तुम्हारे बुक में एक एडमा था, तो मैंने सोचा सारी मेडिकल कंडीशन एक बार लिख देते ताकि तुम कंफ्यूजन हो, तुमको याद हो जाए, अगर अलग अलग लिखेंगे तो मतलब हर चीज अलग अलग बेकार लगती है, ठीक है, इसलिए मैंने एक पास लिख दिया। तो पहले आते हैं बेंड्स क्या होता है, तो वो जब भी बात करेगा बेंड्स की, ठीक है, तो बेंड से याद रखना, बेंड फॉर बबल, ठीक है। बेंड से क्या रखोगे कि बबल बनेगा, भाई बेंड में क्या होगा, बबल बनेगा, बी फॉर बेंड, बी फॉर बबल। तो बबल कब बनेगा, बबल कब बनेगा, जब तुम्हारी गैस निकलेगी। तो गैस कब निकलेगी, जब तुम्हारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो क्या होता है, जब स्क्यूबा डाइवर्स जाते हैं, जब स्क्यूबा डाइवर्स जाते हैं ओशन में, तब जैसे नीचे जाते हैं वो, तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर वाटर होता है तो प्रेशर बढ़ता है। अब प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस बढ़ती है, बट जैसे ही वो ऊपर आना शुरू करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटना शुरू होती है, क्योंकि प्रेशर घटता है। तो प्रेशर घटेगा, अब प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी, अब सॉल्युबिलिटी घटेगी तो क्या होगा, तुम्हारे जो गैसें डिजोल्व थी वो बाहर निकलना शुरू करेंगी। अब जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, बबल का फॉर्मेशन होगा। अब जो कैपिलरीज में जो बबल का फॉर्मेशन होता है ना, ये तुम्हारा क्या होता है, डेंजरस फॉर द लाइफ होता है, इससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं बेंस, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ सकते हो तुम, स्क्यूबा डाइवर्स
जो सीयू में जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब तुम्हारी दिक्कत क्यों, बेंड की दिक्कत क्यों आती है? बिकॉज बबल ऑफ द N2 जो ब्लॉक कर देते हैं कैपिलरी को, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। रीजन पता होना चाहिए कि बेंड क्यों होता है, और इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं ये भी तुमको पता होना चाहिए। तुमसे मतलब पूछ सकता है, 4-5 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अवॉइड द बेंड, ठीक है। तो क्या ऐड करते हैं, हीलियम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? हीलियम ऐड करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, बैंड को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एग्जैक्ट परसेंटेजेस दी हैं जो एनसीईआरटी का डाटा है। देखो एनसीईआरटी वाले देखो पूछने को कभी कभी जेईएमएस में डाटाबेस भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हल्का आइडिया होना चाहिए तुमको। अप्रॉक्सीमेट 10 वैसे हम लोग 10-12% के आसपास होता था हीलियम, ठीक है, 32% के आसपास O2, बाकी बचा हुआ क्या होगा? N2, ठीक है। अब अगली कंडीशन तुम्हारी एनॉक्सिया। देखो जब भी एनॉक्सिया, ए फॉर एनॉक्सिया, ए फॉर एल्टीट्यूड, कैसे याद रखोगे? ए फॉर एनॉक्सिया, ए फॉर एल्टीट्यूड। तो क्या होता है, जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो ऊंचाई पर चढ़ते हैं ऊपर क्या होता है, प्रेशर होता है कम। प्रेशर कम क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो प्रेशर होता है कम, तो क्या होगा, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी होगी कम। तो जैसे जैसे जब हम ऊपर जाते हैं, जो जो लोग क्लाइंबर्स होते हैं, जब वो चढ़ते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या होती है, उसमें कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन इन द ब्लड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कम ऑक्सीजन होगा तो तुम्हारा फूड सही से बनेगा नहीं, तुम्हारी सोचने की पावर खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन का काम क्या होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो वो सोच नहीं पाते हैं अच्छे से, ठीक है, उनको थकान लगती है। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या? एनॉक्सिया। वही लिखा हुआ है कि ये पहले लिखा हुआ है व्हेन, तो एनर्जी होती है, तो एनर्जी कब होती है? व्हेन होती है जब हम जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे। अब ये होता क्या है, वाई, तो ड्यू टू द लो O2 इन द ब्लड। ये कब होता है? जब ऑक्सीजन में ब्लड लेवल कम होगा। ऑक्सीजन लेवल ब्लड कम होगा क्योंकि ऊपर गया, प्रेशर कम है, सॉल्युबिलिटी का, तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सिम्टम क्या होता है, ठीक है, इसका सिम्टम क्या होता है, तो तुमको वीकनेस लगेगी और तुम थिंक नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा एनर्जी नहीं तुम्हारे अंदर, ठीक है। और लास्ट कंडीशन है तुम्हारी एडमा, जिसका तुम्हारा पार्शियल बेसिस से कोई लेना देना नहीं है, बट तुम्हारा आगे आता है। बट इसको मैंने पहले बता दिया ताकि सारी मेडिकल कंडीशन एक पास में कवर हो जाए, ठीक है। तो एडमा देखो कब होता है, एडमा कब होता है, जब हम ज्यादा सॉल्ट लेते हैं। तो ज्यादा सॉल्ट लेते हैं क्या होता है कि जो तुम्हारा अंदर सेल है उससे, उनसे क्या होता है ना, उनसे वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे क्यों ऐसा होता है, कब वो बाहर ही क्यों निकलता है, अंदर क्यों नहीं जाता, वो सब आगे देखेंगे। बट अभी तुम सिंपल सी बात समझ लो, ये कब होता है, जब हम लेते हैं ज्यादातर सॉल्ट, ठीक है। बाकी ये जब आगे जब पढ़ लोगे तो फिर से इसको देख लेना एक बार। और ऐसा क्यों होगा, ज्यादा शॉर्ट लेने से क्या होता है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। आगे हम पढ़ने वाले ऑस्मोसिस, तो तुमको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है सेल के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जब हम ज्यादा सॉल्ट खाते हैं तो तुम्हारा ऑस्मोसिस की वजह से जो वाटर होता है सेल से बाहर आ जाता है, तो इसके वजह से क्या होता है, तुम्हारी स्वेलिंग हो जाती है। क्या जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। इसका सिम्टम क्या होता है? पफिनेस एंड स्वेलिंग। तो इसका सिम्टम, इनका रीजन, ठीक है, कि आखिर क्यों होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है, तुमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इनका भी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन थे जो तुमको याद रखने हैं, ठीक है। ब्लू कलर के बॉक्स में मैंने ये भी डाल दिए हैं। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसके क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे नोट बना के इसलिए लिख रखा है ना, कि जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे ना इसके, ठीक है, P इक्वल टू KH पे, ठीक है। तो उनमें क्या है ना, तो तुम्हारा जब मोल फ्रैक्शन लेते हो, तो मोल फ्रैक्शन तुम्हारा क्या होता है? N2। ये तुम्हारा क्या है, ये सॉल्यूट का है, ध्यान रखना किसका है, सॉल्यूट का है, ठीक है। N1 किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। N2 किसका होता है, सॉल्यूट का होता है। ये किसके लिए? सॉल्यूट के लिए है, ठीक है। ये तुम्हारा किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए है। तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुम्हारा सॉल्यूट क्या होता है, नेग्लिजिबल होगा। अगर सॉल्यूट नेग्लिजिबल होगा यानी तुम्हारा डिनोमिनेटर वाले टर्म से तुम्हारा एडिशन है ना, तो किसी भी बड़ी क्वांटिटी में बहुत छोटी क्वांटिटी अगर ऐड करते हो तो वो क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारा एक्स का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तुम डायरेक्टली N2/N1 यूज कर लोगे। N1 + N2 नहीं यूज करोगे कि वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तुम उससे आंसर पहुंचने में तुमको बहुत दिक्कत आएगी। मतलब आंसर तो उससे भी सही आएगा पर तुमको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि तुम्हारे जो, अगर तुम्हारा हेनरी लॉ कांस्टेंट है, ठीक है, और वो क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन में है, तो एक बार ध्यान दे लेना कहीं सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बहुत कम तो नहीं है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारा CO2 गैस को क्या किया गया, बबल किया गया थ्रू द वाटर ड्यूरिंग द सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर प्रोसेस, ठीक है। अब तुमको पता है कि CO2 एग्जर्ट करता है पार्शियल प्रेशर, तुमको पता है, ठीक है। अब तुमको पार्शियल प्रेशर दिया है 0.835, ठीक है। कितना है, 12 है, ठीक है, 12 मिनट दिया है। देन द x मोल ऑफ CO2 वुड बी डिजॉल्व इन द 0.9 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 0.9 लीटर वाटर में कितना एक्स बोला है, एक्स, एक्स मिली मोल, ठीक है। कितना? एक्स मिली मोल CO2 डिजॉल्व करता है। तो बताओ एक्स कितना होगा। अब देखो ध्यान से, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है CO2 के लिए तुम्हारे लिए ये है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दे, देखो तुम्हारा फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, P इक्वल टू KH। तुमको पार्शियल प्रेशर पता है कि पार्शियल प्रेशर तुम्हारा यहाँ पे कितना, 0.835। अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे बार है, ठीक है, और तुम्हारा पार्शियल प्रेशर भी बार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही तुम्हारा एक्स मोल फ्रैक्शन है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा KH की वैल्यू हो जाएगी 1.67 × 10⁻³ अब यहाँ होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा तुम्हारा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे हम इसको बिल्कुल पूरा ओपन करके नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तुम जैसे ही डालोगे ना तो वैसे ही कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, लेंदी जाती है। तो अब देखो हमको कैसे पता लगेगा कि हम इग्नोर करना है, ऐसे समझो अगर ये तुम्हारा 1.67 इंटू 10 to the power 3 मतलब ये 16700 है, इससे हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना कम क्वांटिटी, मतलब वन से भी कम क्वांटिटी आ रहा है, इसका मतलब इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा बहुत छोटा होगा। इसका मोल फ्रैक्शन बहुत छोटा मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, कम होंगे। तो भाई जो मर्जी कर लेना, बट तुम डायरेक्ट अगर तो सिंपल सी बात है ना, मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि कैसे जल्दी आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे सॉल्यूट के मोल्स कम है तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसलिए कुछ टफ नहीं है, पर तुमको ये सिखाना था कि N2/N1 हम कब यूज कर सकते हैं, ना कि N2/N1 + N2। ठीक है, अगला सेम क्वेश्चन आगे भी ऐसे ही है कि O2 को बबल किया वाटर से। ठीक है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स हमको बताना है कि O2 गैस कितना डिजोल्व होगा। अब 1 लीटर, वहां कितना था 0.9 लीटर वाटर था, और यहाँ पे कितना है 1 लीटर वाटर है। तो इसको तुम मोल कैसे निकालोगे, इसमें 1 लीटर वाटर है तो तुमको डेंसिटी ऑफ वाटर की याद होनी चाहिए, पहले भी तुमको पार्ट वन में बता चुका हूँ। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 किलोग्राम/लीटर। ठीक है, या फिर 1 ग्राम/ml बोल सकते हो। ठीक है, तो 1 किलोग्राम/लीटर होती है। ठीक है, यानी 1 लीटर। ठीक है, यानी 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास ऑन मोलर मास। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, एक तुम करोगे 55.55 आएगा, मतलब ये मुझे याद हो गया ये तो, वाटर का मोल वाला। ठीक है, ये काफी क्वेश्चन में यूज होता है। तो इससे तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लोगे। ठीक है, और ऊपर डालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका भी आंसर तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा। तुम्हारा दो यहाँ पे क्या है ना, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द O2, हेनरी लॉ कांस्टेंट भी तुमको भी दिया है। दो ध्यान देना, यूनिट का बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, किलो बार है। ठीक है, क्या है, किलो बार है। यानी जब तुम क्वेश्चन में डालोगे ना तो तुम्हारा पहले तो मोल फ्रैक्शन क्या है, 0.0920। ठीक है, इक्वल्स टू के एच क्या है तुम्हारा, 46.82 की बार मतलब किलो बार। किलो मतलब क्या होता है, 10 to the power 3। ठीक है, देन इनटू तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, N2/N1। ठीक है, तो तुम्हारा N2 तुमको पता है कितना होगा, 55.55। ठीक है, तो इसको जो तुम सॉल्व करोगे ना, ये तुम्हारा 1 × 10 to the power -3 मोल आएगा। ठीक है, अगर इसको मिली मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 1 मोल टू मिनी मोल। ठीक है, मोल से मिली मोल, मिली मतलब क्या होता है 10 to the power 3। अब मोल है बड़ी क्वांटिटी, मिली मोल छोटी क्वांटिटी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 मिली मोल। देखो यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए, तो यूनिट का कन्वर्जन में तुमको यूनिट वाला जो एक लेक्चर है, जो लेक्चर 1 2 है ड्राइंग मीटर सीरीज का, वो देख लेना कि कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मोल से मिली मोल जाना था, तो तुम्हारा ये कितना लिखा हुआ है, 1 मिली मोल लिखा हुआ है। आंसर कितने देना था, मिली मोल में आंसर देना था। ठीक है, आंसर कितने देना था तुमको, आ गया, गिव द आंसर द नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ O2, कितने मिली मोल है। अब यही चीजें बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़नी होती है। ठीक है, अगर जल्दबाजी में पढ़ोगे तो आंसर गलत करोगे। तो उसने मिली मोल पूछा था। ठीक है ना, तुम सिमिलरली जो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आएगा 0.00250। यहाँ भी तुमसे क्या पूछ रखा है, मिली मोल्स। ठीक है, तो उसने मिली मोल्स पूछ रखा है, इससे पता चल जा रहा है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होंगे। ठीक है, तो देखो इसको तुम करोगे कन्वर्ट मिली मोल में, तो 10 to the power तुमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा 25। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कितना है, 20। तो ये जो तीन क्वेश्चन मैंने लगाया सब में सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि तुम्हारा जो मोल फ्रैक्शन है वो N2/N1 करना है, N2/N1 + N2 करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम उससे भी करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, बट तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी लंबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सेम ऐसे थे कि तुम्हारा एक कंपनी है जो डिजोल्व करती है एक्स अमाउंट ऑफ CO2 एट द 298 केल्विन 1 लीटर ऑफ वाटर टू प्रिपेयर द सोडा वाटर, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स तुम्हारा इतना ग्राम है, तुमको मोल नहीं तुमको ग्राम बताना है, मास बताना है। ठीक है, अब गिवन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तुमको दिया है। ठीक है, बार, और तुम्हारा यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है, 1.67 किलो बार है। ठीक है, तो तुम्हारा तुम्हारा इधर क्या है, 0.835 है। ठीक है, केएच कितना है, 1.67 इंटू 10 to the power 3। ठीक है, उसका तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है, तुमको यहाँ पे मार दिया। तो पहले क्या करो, पहले मोल्स निकालो, तो ऊपर मान लो मोल्स हो गए उसके, और मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, यहाँ पे वाटर कितना 1 लीटर है। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेना नीचे। ठीक है, N2/N1, N1 प्लस N2, N1 को कर दो इग्नोर। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि तुमको दिख रहा है 10 to the power -3 ग्राम, ऑलरेडी कितना कम होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो तुमको ऊपर एन एक्स डालना है, एक्सटर्नल डालो, ये आएगा, यहाँ से क्या आएगा, मोल आएगा। यहाँ पे तुम डालो क्या, यहाँ पे नीचे का डालो N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट का ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कम होगा। सारे क्वेश्चन में जितने यही तीन क्वेश्चन थे, सब में सेम चीज उन्होंने यूज की है। अब जरा पहले वैल्यू निकालो, वाटर का पता लगा 55.55 है। अब तुम इससे एक्स निकालो, अगर ये अच्छा ज्यादा आ गई, मतलब इसकी 1 आ गई या फिर 0.1 आ गई, तो तुम क्या करना, तुम दोबारा सॉल्व कर लेना। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहेगा,
वो तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे देता है जो डायरेक्ट सॉल्व होता है, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती उनकी। और या फिर तुमको साफ यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि तुम्हारा क्या है 0.835 समथिंग, इतना बड़ा है, ठीक है, ये नंबर इतना बड़ा है, इससे कुछ इससे ये मल्टीप्लाई करके इतना छोटा नंबर बन गया। इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन उसका बहुत कम है। इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन कम है। अब मोल फ्रैक्शन इतना कम है ऑलरेडी से यही देख के पता चल रहा है कि मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को एक को सॉलिड को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इधर वाली क्वांटिटी बहुत छोटी है और ये क्वांटिटी अगर केज बहुत बड़ा है तो तुम्हारा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक को इग्नोर कर सकते हैं। और अगर ये तुम्हारी आसपास की वैल्यू हो, ठीक है, या फिर ये तुम्हारी बड़ी हो अच्छी खासी इससे इससे, तो समझ लेना कि ऐसा हमको नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। बट अभी तक जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें सब में क्या हुआ है, इग्नोर ही हुआ है, ठीक है। देखो इसको तुम सॉल्व करोगे तो एक्स तुम्हारी जो मोल आएगा, ठीक है, मोल ऑफ CO2 तुम्हारा आएगा 0.02778, ठीक है। अब इससे तुमको निकालना है मास, ठीक है, तुमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो मोलर मास किसका तुमको डालना पड़ेगा, CO2 यानी कितना होता है 44, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे जब 44 से तो तुमको मिलेगा 1.2221, ठीक है। बट यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो, तुम्हारा इंटू 10⁻³ में आंसर देना है, ठीक है। इसको 10⁻³ में कन्वर्ट करो तो 1222.1 इंटू 10⁻⁻, यानी आंसर क्या होगा 1222, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है इन्होंने, ये 1222 आंसर आ रहा था, ठीक है। तो तुमको सॉल्व करके खुद भी देख सकते हो, ये 1222 आएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन खुद करना, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ और तुमको कैलकुलेटर से करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझे। तो वहां भी एग्जाम में तुमको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए खुद से कैलकुलेशन करो वही, ताकि इस कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ लास्ट के 20 दिनों में, ताकि क्वेश्चन को तुम जल्दी से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तुमको जल्दी सॉल्व करने का मैंने तुमको तो तरीका बता दिया कि तुम क्या कर सकते हो कि एक के सॉल्यूट के मोल को इग्नोर कर सकते हो, बट ध्यान देना कि कहीं उसने तुम्हारे साथ खेला तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लेना कि वहां पर ये वाला जो क्वांटिटी है वो बहुत छोटी होनी चाहिए इसके कंपेयर में, ठीक है, तभी तुम यूज करना, तुम समझ जाना कि हाँ भाई मोल फ्रैक्शन तो बहुत कम होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब तुम सॉल्यूट के मोल्स को इग्नोर कर सकते हो डिनोमिनेटर वाले टर्म में, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे नोट करके लिख रखा है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, तीनों इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड थे कि हम इग्नोर करके सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं इग्नोर करोगे सॉल्व करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, बट तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब जिनको नहीं पता होता वो क्या करते हैं, लंबी कैलकुलेशन आराम से बैठ के सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जिसको पता है वो जल्दी करके आगे बढ़ेगा। तो अगला तुम्हारा क्या है, थ्योरी बोर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन टेम्परेचर हायर इज द सॉल्युबिलिटी। तो तुमको मैं पहले बता चुका हूँ कि KH के सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जैसे ही तुम KH बढ़ाओगे, सिंपल बात है, तुमको रटना नहीं है, P इक्वल टू KHX, ठीक है, P तुम्हारा सेम रहेगा। अगर तुम KH बढ़ाओगे तो सिंपल ऐसे देख लो कि KHX को इधर ले आओ, KH 1/x, तो तुमको पता चल रहा है कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। ये तो गलत है भैया, ये तो गलत है, नहीं यही तुम्हारा करेक्ट है। तो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है, सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट, वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। हर एक गैस का अलग अलग KH होता है, यही तो मैंने तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है, यानी सही है, तो ठीक है। देखो यही तो मैंने लिखवाया था तुमको, इसलिए तो मैंने सब कुछ देखो लिखवा दिया, जो जो पूछ सकता है वो, कुछ छोड़ा नहीं मैंने, ठीक है। और क्या क्या जो नहीं पूछा वो भी पूछ सकता है, वो भी मैंने बता दिया तुमको सब कुछ, ठीक है। अब तो आगे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो तुमको पता है, ये तो हेनरी लॉ ही होता है। अगला क्या है, द वैल्यू ऑफ द KH इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड KH इज द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस, बिल्कुल सही बात है, बोला कि KH डिपेंड करेगा नेचर पे कि गैस का नेचर क्या है, और तुम्हारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो ये भी तुमको मैं बता चुका हूँ कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तुम्हारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, KH भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, तो तुम्हारा टेम्परेचर KH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात तुम्हारे एनसीईआरटी में डाटा में प्रॉपर दिया हुआ है कि O2 और N2 को अलग अलग टेम्परेचर पे वैल्यूज दी है। तो ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, याद रखना इस बात को। तो अगला क्वेश्चन 98 जहाँ पे बोला कि हेनरी लॉ कांस्टेंट इन द किलो बार्स, एक वैल्यू किसमें, किलो बार्स, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, चार गैसेस हैं जहाँ पे इनके किलो बार्स में क्या दिए हुए हैं, KH दिए हुए हैं, ठीक है, क्या दिए हुए हैं, हेनरी कांस्टेंट यानी KH दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखो, बोला कि इनमें से ना स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, ठीक है, दिस टेबल इंप्लाइज दैट, कौन कौन से ऑप्शन में करेक्ट होंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर, बोलो कि अल्फा है क्या उसकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होगी। तुमको पता है कि KH जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है, यानी जिसका KH सबसे कम होगा सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। सबसे KH देखो कम किसका है, सबसे KH किसका कम है, गामा का, यानी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा की होगी, हाईएस्ट किसकी होगी, गामा की। यहाँ पे बोल रहा है अल्फा, नहीं, ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्या बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज लोअर देन द 298 केल्विन। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या देख रहे हो कि अगर तू बोल रहा है कि 308 केल्विन है,
ठीक है, और 298 केल्विन है, ठीक है। और बोल रहा है जो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा होगी वो तुम्हारा 308 पे कम होगी एज कम्पेयर टू 298 केल्विन। तो तुमको पता सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर तुम्हारा जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है 308 वाले में कम है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ टेम्परेचर लो है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसमें आयोडीन। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो देखो अगला ऑप्शन है यहाँ पे कि जो प्रेशर होगा 55.5 मोलर सोल्यूशन है किसका, वाई का। ये यहाँ पे एक्चुअली में वाई नहीं है, गामा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये गामा है, वाई नहीं है, ठीक है। वो 1 बार है, यानी तुम्हारा जो P इक्वल टू के एच एक्स होगा ना, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यानी के एच एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बोल रहा है, वो 1 बार आनी चाहिए, ठीक है। और डी ऑप्शन में बोल रहा है कि डेल्टा के लिए जो तुम्हारा के एच एक्स है, ठीक है, प्रेशर ऑफ द इतना मोलर सोल्यूशन कितना है, 250 बार। अब दो निकाल के देख लो, के एच तुम्हारा कितना है फॉर द गामा। गामा के लिए क्या होता है, 10 × 10⁻⁵। अब देखो पहले बात निकालो, 55.5 मोलर है, ठीक है। अब देखो इससे तुम पहले क्या निकालोगे, हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन। देखो 55.5 मोलर है, तुमको मैंने बताया था ना, तुमको मैंने ये सिखाया हुआ है। कैसे सिखाया हुआ है कि 55.5 मोल है, जैसे तुम क्या प्रेडिक्ट करोगे कि 55.5 मोल होंगे किसके, सॉल्यूट के, किसमें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, यानी 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो कोई भी अगर मोलिटी दी हो तो उससे निकालना तुमको मैंने सिखाया है, पार्ट 1 देख लेना, करने आता है अभी। तो यानी तुम्हारे क्या आ गए, 55 मोल्स आ गए ऊपर, ठीक है, 55.5 मोल्स आ गए। तो तुम्हारा पता है कि अगर 1000 ग्राम वाटर है तो 1000/18 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे। ये भी कितना आएगा, 55.55, यानी ये वैल्यू कितना आ जाएगी, 55.55। ये तो तुम्हारा है ही, और प्लस 55.55, यानी तुम्हारा मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है, 1/2। यानी तो अगर तुम डालोगे तो यहाँ से प्रेशर कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁻⁵ ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब इसके लिए निकाल के देख लो, इसके लिए तुम्हारा मोल फ्रैक्शन तो तुमने देख ही लिया। मोल फ्रैक्शन अगर तुम्हारा 55.55 मोलर सोल्यूशन है तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ पे तुम्हारा के एच देखो कितना है तुम्हारा फॉर द डेल्टा। डेल्टा के लिए कितना है, 0.5 किलो बार, 0.5 इंटू 1000 × 1/2। अब दो सॉल्व करो, उसको पॉइंट हटाओ, जीरो आया, जीरो से जीरो काट दो, दो से काट दो, कितना हुआ, 50, 5×5 = 25, 250 बस। यानी तुम्हारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मोलारिटी तो यहाँ पे तुम्हारा पीएच इक्वल्स टू केएस था, बट मोलर उसने सोल्यूशन दे दिया। तो मोलर से तुमको जाना किस पे होगा, मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। क्यों तुमको मोल फ्रैक्शन पे जाना होगा, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे जो केएच है वो किलो बार में दिया गया। मान लो ये यहाँ पे किलो, यहाँ पे दिया होता किलो, किलोग्राम, और अपॉन में मोल, यानी यहाँ पे डायरेक्ट हम मोलारिटी को यूज कर सकते हैं तो बताने के लिए। बट यहाँ पे तुम्हारा केएच की यूनिट क्या है, किलो बार है, ठीक है। यहाँ पे केएच की यूनिट क्या है, किलो बार है, इधर बार है, यानी ये भी तुम्हारा सेम यूनिट होगी, यानी तुम्हारा एक्स क्या होगा, यूनिटलेस होगा। यूनिटलेस कौन होता है, मोल फ्रैक्शन। तो हम क्या यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन पहले उसका निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो वैसे भी तुम्हारा एनसीईआरटी में मोल फ्रैक्शन यूज है ना, तो तुम्हारा अगर या तो तुमको देगा ना, तो ज्यादातर मैंने देखा, मतलब एडवांस वाले ऐसा करते हैं कि वो कुछ और दे देते हैं, पर मेंस वाले ना मोल फ्रैक्शन पे अटके रहते हैं। वो मोल फ्रैक्शन के अलावा कभी और कुछ देंगे नहीं। तो हमेशा तुम एक्स, जहाँ पे तुम्हारा के एच इंटू एक्स आएगा तो एक्स हमेशा मोल फ्रैक्शन ही निकालना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है जो ग्राफ ने तुमको सिखाया था। ग्राफ ने सिखाया था तुम्हारा कि तुम्हारा जो P इक्वल्स टू के एच एक्स टू होता है, उसको मैंने कन्वर्ट कराया था P इक्वल्स टू के एच 1 - x2, P इक्वल्स टू के एच माइनस के एच x1, ठीक है, x1 सॉरी, ठीक है, x1। ये तुमको मैंने कहा था। यहाँ पे तुमको बताया था स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। स्लोप क्या हो जाता है, नेगेटिव, जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ के एच। इंटरसेप्ट क्या होता है, के एच, ठीक है। और तुम्हारा तुमको बताया था कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका के एच क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बोल रहा है कि सोल्यूशन है जहाँ पे W है, X है, Y है, Z है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि इनके के एच ये है, ठीक है। अब के एच को पहले अरेंज कर लो। तो W का तुम्हारा के एच तुमको दिख रहा है सबसे कम है, ठीक है। उससे बड़ा तुम्हारा के एच X का है, उससे बड़ा तुम्हारा के एच Y का है, सबसे बड़ा के एच तुम्हारा किसका है, Z का है, ठीक है। अब जिनका के एच है ज्यादा, उनका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यानी स्लोप तुम्हारा किसका ज्यादा होने वाला है, Z का स्लोप क्या होगा, हाई होगा, इसका स्लोप क्या होगा, लेस होगा। और तुमको देखो, अब ग्राफ देखो, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बना रखा है, ठीक है। हम जो एनसीईआरटी में बना है वो तुम्हारा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मगर एनसीईआरटी पर एनटी वालों ने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दे दिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का ग्राफ कैसा बनता है, नेगेटिव स्लोप के साथ, माइनस के एच स्लोप होता है, ऐसा तुमको मैंने पहले बना के दिखा दिया है। जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसका के एच ज्यादा होता है, यानी जेड का अगर तुम्हारा जो जेड है, ठीक है, उसका तुम्हारा के एच ज्यादा है, तो यानी जेड का स्लोप ज्यादा होगा, यानी स्लोप तुम्हारा ज्यादा होगा जेड का। देन वाई का सबसे कम होगा, एक्स का उससे कम होगा, डब्ल्यू का सबसे कम होगा, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस ऑर्डर में होना चाहिए स्लोप, ठीक है। इसमें देखो क्या है, सारे ऊपर है तो गलत हो गया, पॉजिटिव स्लोप होता नहीं है। इसमें देखो क्या है तुम्हारा, इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें तो नेगेटिव स्लोप यहाँ भी है। बट अगर तुम ध्यान से देखो ना, सबसे कम स्लोप इसका जेड का सबसे कम स्लोप है, तो इसका क्या होगा, हाईएस्ट होगा स्लोप, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, ये भी गलत हो गया। आंसर हो गया तुम्हारा क्या,
ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो तुमको मैंने एक चीज यूनिट वाली बताई थी ना, केएच की यूनिट का ध्यान रखना, तो उसी पे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर 300 केल्विन एंड 500 टॉर पार्शियल प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर तुमको पता है कि पार्शियल प्रेशर कितना है, 500 टॉर। ठीक है, प्रेशर की वो कोई भी यूनिट यूज कर सकता है, टॉर, एटीएम, बार, पास्कल, ठीक है, या फिर तुम्हारा एमएमएसजी। ठीक है, तो मैं सारे कन्वर्जन तुमको यूनिट कन्वर्जन वाले लेक्चर में बता रखे हैं, उसका पहला लेक्चर देख लेना रॉन्ग बिस्टर सीरीज का। ठीक है, बोल रहा है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, जो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी है, जो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी है वो देखो क्या दे रखी है उसने, 0.01 ग्राम पर लीटर। देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी तुम्हारा मोल फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या है, देखो मोलारिटी के टर्म में दिखा रही है। वही बता रहा था कि तुमको सॉल्युबिलिटी मोलारिटी के टर्म में भी दे सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन जेईएमएस में बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, जैसे 2016 का इकलौता ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुमको बताना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी ग्राम पर लीटर में एट 750 टॉर। ठीक है, 750 टॉर पे सॉल्युबिलिटी होगी। तो सिंपल बात वाले क्वेश्चन तुमको पता नहीं क्वेश्चन क्या होते हैं, पी इक्वल टू के एच एक्स होती है। ठीक है, तो अब सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 देखनी है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 देखनी है। देखो केएच तो उसका फिक्स रहेगा, केएच इक्वल टू पी अपॉन एक्स होगा। ठीक है, यानी केएच कांस्टेंट, यानी पी बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, यानी P1 x1 इक्वल टू P2 x2। ठीक है, तो इसका P1 कितना है, 500 टॉर है, इसका x1 कितना है, 0.01 है, इसका P2 हमको पता करना, नहीं 750 है। ठीक है, और इसका x2 हमको पता करना कि ग्राम पर लीटर में कितना होगा। अगर वो चाहता तो यहाँ पे कुछ और यूनिट देता तो तुमको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ जाता। इसको कट कर दो, 700 कट गया। ठीक है, 5 से करोगे, 25 से करो, 25 टू जा, 25 थ्री जा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा x2, ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे ले जाओ तो 0.03/2, यहाँ पे आ गया x2, नहीं कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0.015। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो तुमको ये तो समझ में आई हो कि P1 x1 और P2 x2 ने क्या किया है। ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिक्स, बट सिंपल तुमको अगर ऐसे नहीं पता तो ऐसे कर सकते हो कि P तुमको पता है, देखो P इक्वल टू के एच एक्स। ठीक है, तो तुम्हारा पहले इक्वेशन में डाल दो, P की वैल्यू डाल दो कितना है 500, के एच तुमको पता नहीं है, एक्स की वैल्यू डाल दो, एक्स तुम्हारा कितना है यहाँ पे 0.01, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 तुम फिर से भी डाल दो, तो पी तुम्हारा कितना है 750, के एच तुमको कांस्टेंट होगा जो कि सेम गैस है तो दोनों के लिए सेम होगा के एच। ठीक है, एक गैस के लिए के सेम रहता है सेम टेम्परेचर पे, ये कितना है तुमको पता करना है, ये मतलब एक्स है। तो ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, या फिर क्या करो यहाँ से के एच की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, चाहे ऐसे कर लो कि के एच इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 0.01, अब ये 750 है, यहाँ पे के एच की वैल्यू डाल दो 500 डिवाइडेड बाई 0.01 एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 750 अपॉन 500, तो जो वहां था वही चीज है, वही आ जाएगा 0.01 इंटू 3/2। ठीक है, हो गया। तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे करते हो। ठीक है, तो तुम्हारी क्या अप्रोच तुम एग्जाम में लगाते हो तुम्हारे ऊपर है वो। तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा हो सके इसको फैला दो ताकि बहुत सारे स्टूडेंट देखें। तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे, जितना लाइक्स एंड कमेंट आएगा, मुझे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा रिकॉर्ड करूंगा, मैं रात रात जाग के रिकॉर्ड करूंगा, बट मैं तुमको कंटेंट दूंगा। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा, मतलब ट्राई क्या करूंगा, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आराम से मैं जेईएमएस 1 के पहले खत्म कर दूंगा। ठीक है, ऑर्गेनिक तुम करते रहना कहीं से क्योंकि जेईएमएस 1 के पहले तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इजी नहीं होगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है लेक्चर को बनाने में, उसको रिकॉर्ड करने में, उसको एडिट करने में, उसको उसको अपलोड करने में। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।